हमला कर दिया। हर तरफ युद्ध का माहौल बन गया। डैनी ने मौके का फायदा उठाते हुए सोलोमन को ढूंढा और उसे साथ देने को कहा। अब वो गुलाबी हीरा एक खतरा बन चुका था जिसे बेचना असंभव था, लेकिन सोलोमन सिर्फ अपने परिवार को ढूंढने में ही लगा था। यह देखकर डैनी बोला, अगर मैं नहीं रहा तो तुम्हारे पास अपनी किस्मत बदलने या अपने परिवार को ढूंढने का कोई मौका नहीं हो। इसी बीच बागियों ने जबरदस्त हमला कर दिया। भागते हुए डैनी उसे समझाता रहा और सोलोमन ने कांपते हुए साथ देने का फैसला कर लिया। अब सरकार और बागियों के बीच जंग शुरू हो चुकी थी। सरकारी सेना को नागरिकों की जान की कोई परवाह नहीं थी। डैनी, जो एक अनुभवी लड़ाका था, सोलोमन को गोलियों की बारिश से बचाकर एक टूटे फूटे इमारत में ले गया। रात को अंधेरे का फायदा उठाकर वे शहर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन रास्ते पर 3 बागी सैनिक खड़े थे। डैनी ने योजना बनाई, सोलोमन बागी सैनिक बनने का नाटक करे और डैनी कैदी बनकर जाए। जब दुश्मन थोड़ा लापरवाह हुआ तो डैनी ने फुर्ती से बंदूक निकाली और तीनों को मार गिराया। उसने एक स्नाइपर राइफल उठाई और भागते दुश्मन को भी गोली मार दी। ये देख सोलोमन को पहली बार उसकी निर्दयता का अंदाजा हुआ। इसके बाद दोनों शरणार्थियों के समूह में शामिल होकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे शिविर में पहुंचे। यहाँ डैनी की मुलाकात एक पुरुष पत्रकार से हुई और उसके जरिए उसे मैटी मिल गई। डैनी ने सौदा रखा, मैं तुम्हें हीरों की तस्करी की जानकारी दूंगा, बदले में तुम अपने यूएन संपर्कों से सोलोमन के परिवार का पता लगवाओ। डैनी जानता था हीरा पाने के लिए पहले सोलोमन का भरोसा जीतना जरूरी था। मैटी समझ गई कि डैनी उसका इस्तेमाल कर रहा है और यह भी कि सोलोमन जरूर हीरे से जुड़ा है, क्योंकि डैनी जैसा लालची आदमी किसी गरीब मछुआरे की मदद यूं ही नहीं करेगा। फिर भी एक ईमानदार रिपोर्टर होने के नाते अगर किसी की जान बचानी हो तो वो बाकी बातों को नजरअंदाज कर सकती थी। जल्द ही मैटी को पता चला कि सोलोमन का परिवार गिनी देश के शरणार्थी शिविर में है। वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंचे, लेकिन शिविर में 10 लाख से ज्यादा लोग थे। पर भगवान ने दया दिखाई और सोलोमन को अपनी बीवी और बेटी मिल गई, लेकिन उसका बेटा डिया बागियों द्वारा पकड़ लिया गया। ये खबर सुनकर सोलोमन पूरी तरह टूट गया। वह जानता था कि बाकी बच्चों को हत्या की मशीन बना देते हैं और डिया भी ऐसा ही बन चुका होगा। सोलोमन की बात सच निकली। डिया अब एक आंख वाले कमांडर का ट्रेन चाइल्ड सोल्जर बन गया था। वह बिल्कुल भावहीन होकर गांव वालों को मारता था और सबसे आगे रहता था। इस बीच सरकार ने ऐलान किया कि जब तक युद्ध खत्म नहीं होता शरणार्थियों को उनके घर नहीं भेजा जाएगा। सोलोमन अब पूरी तरह बेरंग और टूटा हुआ इंसान बन चुका था। हर दिन अपने बेटे का नाम बड़बड़ाता रहता था और डैनी अब पूरी तरह हीरे पर फोकस कर चुका था। उसे पता चल गया था कि हीरा कहां दबा है, लेकिन वो इलाका खतरनाक था जहां कई गुटों का नियंत्रण था। वह जानता था सिर्फ मैटी की टीम के साथ जाकर ही वहां पहुंचा जा सकता है। उधर मैटी बहुत परेशान थी। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से पढ़ी, तेज और समझदार। वो चाहती तो न्यूयॉर्क में ऐश की जिंदगी जी सकती थी, लेकिन उसमें एक तरह का दुनिया को बचाने वाला जुनून था। वो दुनिया की अन्याय को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उसकी रिपोर्टें, लेख और तस्वीरें सिर्फ लोगों की आंखें नम करती थी, असलियत नहीं बदलती थी। अब वो कुछ ठोस करना चाहती थी। ब्लड डायमंड व्यापार के पीछे के लोगों को उजागर करना। शायद मैटी के इरादों से प्रेरित होकर या सिर्फ हीरे की चाहत में, डैनी ने उसे पूरा सच बता दिया। मैं हीरे को पड़ोसी देशों में तस्करी करता हूं। वहां के लोकल खरीदार उन्हें दलालों को देते हैं, फिर दलाल सीमा शुल्क अधिकारियों को रिश्वत देते हैं। वे लोग ये साबित कर सकते थे कि ये हीरे स्थानीय खदानों से निकाले गए हैं, जिससे उन्हें कानूनी रूप से विदेश भेजा जा सकता था। इस पूरी हीरा तस्करी की चेन के पीछे वेंडिकैप नाम का एक ताकतवर आदमी था। एक तरफ वह बहुत सारे हीरे इकट्ठा करके उनकी सप्लाई पर कंट्रोल रखता ताकि कीमतें ऊंची बनी रहें। दूसरी तरफ वह युद्ध को जिंदा रखने की हर कोशिश करता ताकि बागियों के हीरे सीधे बाजार में ना आ सके। डैनी ने यह सब बताने के बाद वादा किया कि वह इस गोरख धंधे के ठोस सबूत भी देगा, लेकिन तब ही जब वह गुलाबी हीरा पा जाएगा, वरना अगर यह सब अभी सामने आता तो उसे जिंदा दफना दिया जाता। इसलिए डैनी और मैटी के बीच एक समझौता हो गया। इसके बाद डैनी और सोलोमन ने मैटी की टीम के कर्मचारी बनकर उस मिशन में शामिल होने का नाटक किया, लेकिन रास्ते में उनका काफिला बागियों